नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, सुबह के बज चुके हैं 5 और 5 बजे हम और आप उपस्थित हैं अपनी दैनिक समसामयिकी के मुद्दों के साथ। और साथ ही साथ कल रात मैंने आपसे वादा किया था कि आज से शुरू करेंगे जीरो से अगले 1 साल तक का करंट अफेयर। डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते चलेंगे। मतलब वैसे सभी विद्यार्थी जो अपने पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स अगले 40 दिन में रिवाइज करना चाहते हैं, उनके लिए भी आज से शुरू होने वाला है एक नया दंगल। तो डेली का करंट अफेयर तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ प्रतिदिन बैक कर रिवीजन भी करेंगे और इसी चैनल पर रिवीजन करेंगे। यानी डेली 1 से सवा घंटा आपको पढ़ना है और करंट अफेयर्स का टेंशन अपना पूरा का पूरा दूर करना है। तो चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू किया जाएगा। क्या क्लास शुरू करें? आर यू रेडी फॉर द क्लास? चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज है हमारा 20 मार्च 2025 और आज दैनिक समसामयिकी के मुद्दों की बात करेंगे। और साथ ही साथ कल मैंने आपसे वादा किया था कि अगले 40 दिन में पूरा का पूरा करंट अफेयर 1 साल का इसी क्लास में रिवाइज करवा दूंगा। मतलब अगर कोई भी बच्चा आज से भी करंट अफेयर पढ़ना शुरू करता है तो बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा हो या आने वाली कोई भी परीक्षा हो, उसमें पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स अगले 40 दिन के अंदर में खल्लास हो जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज शुरुआत है तो सब लोग गणपति का नाम लीजिए और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अमेरिकी थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पीच की वैश्विक रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार भारत को मुक्त भाषण समर्थन में कितने स्थान पर रखा गया है। आपसे पूछ रहा है कि अमेरिकी थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पेस की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत को मुक्त भाषण के समर्थन में कितने स्थान पर रखा गया है। क्या यह 10वें पर है, 18वें पर है, 24वें पर है या 30वें पर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें नंबर पर है। 24वें पर है। देखिए, हाल ही में अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पीच के द्वारा किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को फ्री स्पीच इंडेक्स में 33 देशों में कितना स्थान मिला है? तो 24वां स्थान मिला है। यानी इंडेक्स के अंदर में ये एक और करंट अफेयर जुड़ चुका है और भारत को 33 में से साथियों कौन सा स्थान मिला है? तो 34वां स्थान मिला है। यह सर्वेक्षण अक्टूबर 2024 में किया गया था, जिसमें यह पाया गया कि 2021 से लेकर भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अधिकांश भारतीयों का मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट का शीर्षक दुनिया में कौन फ्री स्पीच का समर्थन करता है रखा गया था, जिसका उद्देश्य साथियों विभिन्न देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति जनता की धारणा और वास्तविक सुरक्षा के बीच मौजूद अंतर को उजागर करना था। यानी आपसे यह कह रहा है कि भारत के अंदर में बोलने की जो आजादी है, जो लोगों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो दुनिया के अंदर में हमने 33 देशों का सर्वे किया है, जिसमें भारत का पोजीशन कौन सा है? तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 24वां पोजीशन है। सभी लोग 24वां कमेंट करेंगे दोस्तों, 24वां पोजीशन है। तो कुल मिला के पूछे कि अमेरिकी थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पीच की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत को मुक्त भाषण में कौन सा स्थान? 24वां। आउट ऑफ कितना दोस्तों? तो आउट ऑफ 33। कई बार यह भी पूछता है कि कितने देशों के मुकाबले भारत को 24वां स्थान मिला है। तो सभी लोग कमेंट करेंगे साथियों कौन सा? 33 नंबर। 33 नंबर। अब एक बात याद रखिएगा, कल हमने आपसे वादा किया था दोस्तों। क्या वादा किया था? कि आज पहला दिन है किस चीज का? याद रखिएगा दोस्तों, कल वादा किया था, पढ़ लीजिए, मिशन 40 दिन 1 साल का करंट अफेयर, थोड़ा थोड़ा रोज। और आज कौन सा डे है? आज है डे 1 आउट ऑफ 40। आज कौन सा दिन है? डे पहला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डे पहला है। अब साथियों आइए बात कर लेते हैं 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पेन कलम कॉपी लेकर के बैठ जाइए, कलम कॉपी लेकर के बैठ जाइए। मार्च 2025 तक का अपडेटेड दोस्तों, मार्च 2025 तक का अपडेटेड। सबसे पहला एकदम बेसिक सवाल पूछूंगा, एकदम जीरो से शुरू करूंगा। भारत के राष्ट्रपति कौन हैं अभी? तो जानते हैं दोस्तों, मैं ये आसान क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, आपको एग्जाम में गलती करवा देगा। पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, तो आप कहेंगे कि द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू में वो सवाल मेरा नहीं है। एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की कौमी राष्ट्रपति हैं। तो सभी लोग कमेंट कीजिए 15th, सभी लोग कमेंट कीजिए कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछता है कि ये 14वीं है, 13वीं है, 15वीं है, 16वीं है। बच्चे को ये पता नहीं होता है और हमने आपसे वादा किया है कि जीरो से करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो जीरो से पढ़ाऊंगा।
दूसरा साथियों आपसे इसी तरह से एक सवाल पूछेगा कि प्रधानमंत्री कौन है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन आपसे मैं वो नहीं पूछना चाहता हूं, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। साथियों कमेंट कीजिए कि प्रधानमंत्री कौवे प्रधानमंत्री हैं, जरा कमेंट करके बता दीजिए। तो जितना राष्ट्रपति उतना ही प्रधानमंत्री, तो ये भी कौवे हैं दोस्तों, तो ये भी 15th है, सभी लोग 15th कमेंट करेंगे। तीसरा जो साथियों करंट अफेयर पूछेगा कि उपराष्ट्रपति कौन है। क्या पूछेगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति। जरा कमेंट करिए आप सभी लोग उपराष्ट्रपति, और यह भी बताइएगा कि कौवें नंबर पर हैं। चौथा साथियों आपसे पूछेगा, चौथा आपसे साथियों क्या पूछेगा कि भारत के अंदर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। क्या पूछेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI कौन है। फिर से वही बात, नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौवे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, कौवे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उसके बाद पांचवा पूछेगा कि अटॉर्नी जनरल, जिसको कहते हैं महान्यायवादी, क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है और कौवे नंबर पर हैं, यह भी बताना इंपॉर्टेंट है। आप बताइए, जब अटॉर्नी जनरल की बात आ रही है साथियों, तो एक और लिख लेते हैं जिसको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? महान्यायवादी को दोस्तों क्या बोलते हैं? तो सॉलिसिटर नहीं, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? तो नीचे वाले का यहीं लिख देता हूं, सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपसे पूछेगा कि ये कौन है, और फिर से वही सवाल मेरा होगा कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। और लास्ट क्वेश्चन यहां पे, सातवां क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इस 5 को हटा दीजिए दोस्तों और यहां पे कर दीजिए 7 करंट अफेयर। सातवां पूछूंगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम कहते हैं NGT, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है, हरित न्यायाधिकरण दोस्तों, न्यायाधिकरण के हेड कौन है? न्यायाधिकरण के हेड कौन है? तो चलिए आइए देखते हैं साथियों, एक एक करके करंट अफेयर का उत्तर लेते हैं। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनकर। कौन है दोस्तों, जरा बताना? जगदीश धनकर हैं। और जब जगदीश धनकर की बात करते हैं तो 15 में से 1 को कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 15 में से 1 को कम कर दो तो कितना हो जाएगा जी? 14 हो जाएगा। 15 में से 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, यानी 14वें हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के जब मुख्य न्यायाधीश की बात आती है दोस्तों, तो ये संजीव खन्ना है। लेकिन फिर मेरा सवाल वही है कि संजीव खन्ना तो आपको पता है, लेकिन एग्जाम के अंदर में आपसे पूछेगा संजीव खन्ना कौवे हैं, तो याद रखिएगा कई रुपए का न्योता करते हैं आप लोग? 51 रुपए का न्योता करते हैं। 51th है दोस्तों, 51 है। सभी लोगों को ये वाला ज्यादा याद करना है। मैं हर वो गलती आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आप करते हैं, मैं हर वो गलती बताऊंगा, हर वो गलती बताऊंगा जो आप एग्जाम में करते हैं, मैं हर वो गलती बताऊंगा साथियों जो आप एग्जाम के अंदर में करते हैं, और इसलिए आपको ध्यान रखना है। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो याद रखिएगा R वेंकट रमनी है। कौन है? R वेंकट रमनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा R वेंकट रमनी है, वेंकट रमनी है, R वेंकट रमनी है दोस्तों। और आपसे पूछेगा कि कौवे नंबर के हैं, तो याद रखिएगा 15 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा, 16th हो जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो कई दिनों से आप एक ही नाम सुनते होंगे, तुषार मेहता। कौन है दोस्तों? तुषार मेहता जो है कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इस बात को याद रखिएगा। NGT बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारतीय नहीं राष्ट्रीय हरित न्याय ट्रिब्यूनल, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। इसके कौन है? तो जस्टिस है साथियों, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, यानी न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इसके हेड हैं। ठीक है जी, प्रकाश श्रीवास्तव इसके क्या हैं? हेड हैं। दोस्तों हमने आपसे आज से वादा किया है कि आज से चलेगा मिशन 40 दिन का करंट अफेयर, 1 साल का करंट अफेयर, और वो भी जो ये लिख के पढ़ा रहा हूं ना, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी का तो डेली करंट अफेयर तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन डेली करंट अफेयर के अलावा ये जो लिख के पढ़ा रहा हूं, ये लिख के याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा रोज मैंने आपसे कहा है। और आज कौन सा डे है? तो आज डे 1 आउट ऑफ 40 है, पहला दिन है 40 दिन के अंदर में। ठीक है, ये वादा किया है आपसे, इसको पूरा करेंगे। हालांकि इस करंट अफेयर का आंसर भी हम ले चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेट्स मूव द। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, वैसे सभी बच्चे
जो बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, ऑफिसर एकेडमी ने ऑफलाइन के अंदर में नया बैच लॉन्च कर दिया है। जो ऑफर प्राइस चल रहा है, टारगेट बैच है ये, और इसका कीमत है 599 रुपए ऑफलाइन के अंदर में। इस बात को ध्यान रखिएगा, मुसल्लापुर हाट में ये बैच चलने वाला है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है, कह रहा है 2025 फॉर्मूला 1 सीजन की शुरुआत किस ग्रैंड प्री से हुई है जिसमें लॉन्डो नॉरिस विजेता बने हैं। आपसे पूछ रहा है कि अक्टूबर 2021 के अंदर में नहीं, अक्टूबर 2025 के अंदर में आपको मैंने 2 चीजें बताई थी। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, मैंने बताया था ना, मैंने क्या बताया था, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। और फॉर्मूला सीजन की भी बात करते हैं तो यहां भी होता है साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन। यहां पे क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स होता है ना, ग्रैंड प्रिक्स होता है। और अगर हम खेल के अंदर में टेनिस में बात करते हैं तो वहां भी कौन सा होता है पहला, तो पहला सभी लोग कमेंट करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है दोस्तों। कौन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो यहां पे साथियों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रीम। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है बी विकल्प। बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर आ रहा है। आइए देखते हैं जरा क्या कह रहा है। 2025 फॉर्मूला 1 सीजन की शुरुआत, फॉर्मूला 1 सीजन की शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स से हुई है, जहां लैंडो नॉरिस ने मैक्लॉरेन के लिए नाटकीय जीत दर्ज की है। बहुत ज्यादा ट्विस्टेड जीत हुआ था साथियों। रेस में शुष्क शुरुआत, रुक रुक कर बारिश और अंतिम चरण में मूसलाधार बारिश के चलते ड्राइवरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैक्स वर्स्टेपेन ने अस्थायी बढ़त खोने के बावजूद नॉरिस ने शानदार नियंत्रण दिखाते हुए जीत हासिल की है। तो सबसे पहले पूछेगा कि किसने जीत की है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए लैंडो नॉरिस। सभी लोग कमेंट कीजिए लैंडो नॉरिस, सभी बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखेगा। दूसरा कह रहा है कि 16 मार्च 2025 को मेलबर्न में हुए इस रेस में कई दुर्घटनाओं और खराब ट्रैक स्थितियों के कारण कई बार सुरक्षा कार तैनात की गई। पिट स्टॉप रणनीति और अप्रत्याशित मौसम के मुकाबले को और रोमांचक बना दिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अंतिम क्षणों में बारिश के बीच नॉरिस ने, कौन, तो लॉन्डो नॉरिस ने अपनी उत्कृष्ट ड्राइविंग से बढ़त बनाई और सीजन की पहली जीत दर्ज की, जिससे 2025 का F1 सीजन जबरदस्त उत्साह के साथ शुरू हुआ। तो कुल मिला के साथियों इस बात को ध्यान रखना है कि कौन जीता है, तो लॉन्डे नॉरिस जीते हैं, लॉन्डे नॉरिस जीते हैं। और किस कंपनी के लिए गाड़ी चलाते हैं, तो मैक्लॉरेन के लिए चलाते हैं। और एग्जाम में पूछेगा कि पहला साल का पहला जो है साल का मतलब 2025 वर्ष का पहला ग्रैंड प्री कौन सा, तो दोस्तों आप भी जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री। सभी लोगों को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? क्लियर है जी। चलिए, अब मैंने आपसे वादा किया है थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना है और 1 साल का करंट अफेयर। हम आज बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर 2 पर। टॉपिक 1 हम बात कर चुके हैं भारत के कैबिनेट मिनिस्ट्री पर, हम यहां पर बात करेंगे टॉपिक 2 पर। और टॉपिक 2 हमारा क्या होने वाला है, तो यहां भी हम देखने वाले हैं 5 करंट अफेयर मार्च 2025 तक। लेकिन कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो हम आपको बता दें कि हम यहां पे कवर करेंगे 82nd ग्लोबल ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड। एग्जाम के अंदर में फिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है साथियों, इससे हम लोग अभी प्रश्न करने वाले हैं और इस टॉपिक को अभी के अभी इसी क्लास में यहीं के यहीं इसको समाप्त करने वाले हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो यहां से बनाया जा सकता है साथियों, सबसे पहला, कोई भी अगर अवार्ड मिलता है तो यहां क्या मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिलेगा, है ना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का अवार्ड मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ। सबसे पहले तो सर्वश्रेष्ठ, ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अगर आपसे पूछे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो जरा कमेंट करिए। उसी के अलावा अगर हम सर्वश्रेष्ठ में एक और बात करें, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म, और यही वाला पूछता है, ड्रामा फिल्म ही पूछता है। उसके अलावा आपसे पूछेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछेगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा के अंदर में कौन है, ड्रामा के अंदर में कौन है। चौथा आपसे पूछेगा कि किसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, किसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है ड्रामा के अंदर में। और पांचवा, भाई फिल्म बन गई है, अभिनेता अभिनेत्री हो गए, लेकिन एक आदमी और चाहिए, और उस आदमी का नाम क्या है, तो उस आदमी का नाम है डायरेक्टर। अगर कोचिंग के अंदर में डायरेक्टर नहीं रहेगा, फिर बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का क्या कहते हैं, निर्देशक,
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर हम बात कर लें, डायरेक्टर की बात कर लें, डायरेक्टर की बात कर ले तो वो अवार्ड किसको मिला है? तो सबसे पहला नाम जो आपको याद करना है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 की अगर हम बात करते हैं तो ये अवार्ड किसको किसको मिला है? 2024 वाला नहीं बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये कौन सा हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर कंफ्यूजन है तो यहां लिख लीजिए 2025 का हम लोग बात कर रहे हैं ना। अब सुनिए, पहला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है साथियों एमिलिया पेरेज को। किसको मिला है? एमिलिया पेरेज को। सभी लोग मेरे साथ कमेंट कीजिए एमिलिया पेरेज। देख देख के लिखिए खाली, है ना, देख देख के लिखिए। करंट अफेयर ऐसे ही लिखते लिखते याद हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म, ये VVI है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये VVI है। VVI इसलिए है क्योंकि इस फिल्म को ढेर सारा अवार्ड मिला है। और फिल्म का क्या नाम है? तो द ब्रूट लिस्ट नाम है दोस्तों, द ब्रूट लिस्ट नाम है, द ब्रूट लिस्ट। ब्रूट लिस्ट इस फिल्म का नाम है, ब्रूट लिस्ट इस फिल्म का नाम है। बेस्ट अभिनेता ड्रामा, ये भी इसी फिल्म के लिए मिला है। किसको मिला है? तो एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। किसको मिला है? एड्रियन ब्रॉडी को मिला है, एड्रियन ब्रॉडी को मिला है, ब्रॉडी को मिला है, ब्रॉडी को मिला है, ध्यान रखिएगा। और ये किस फिल्म का है? तो ये इसी फिल्म का है दोस्तों, ब्रूटलिस्ट का है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा किसको मिला है? तो ये साथियों मिला है किसको? एड्रियन ब्रॉडी को। किसको मिला है? एड्रियन अच्छा अभिनेता में लिख दिया क्या? ये अभिनेत्री का है ना, अभिनेता में लिख दिया मैंने, यहां पे अभिनेत्री कर लीजिए, अभिनेत्री, और यहां पर कर लीजिए अभिनेता। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा की अगर हम बात करें तो यह मिला है फर्नाडा टोरेस को। किसको मिला है? फर्नाडा टोरेस को। किसको मिला है? फर्नाडा टोरेस को मिला है। और ये भी किस फिल्म के लिए मिला है दोस्तों? तो ये भी मिला है आपको, ये मिला है, एक फिल्म है जिस फिल्म का नाम है साथियों मैं अभी भी यहां हूं। उसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी इसी द ब्रूटलिस्ट को मिला है, ब्रेडी कॉर्बेट को मिला है। किसको मिला है? ब्रेडी कॉर्बेट को मिला है, ब्रेडी कॉर्बेट को मिला है, ब्रेडी कॉर्बेट को मिला है, ध्यान रखिएगा। और ये भी द ब्रूटलिस्ट के ही लोगों को मिला है। अब यहां पर अगर आप मुझसे पूछिएगा कि सर इतना हमसे याद नहीं होगा, एगो बताइए गुरुजी जो याद कर लें, तो एगो हई याद कर लीजिएगा। हई वाला जो है सभी लोग एक बार कमेंट कर लीजिए, और सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म कौन सा है? तो द ब्रूटलिस्ट है। किस अवार्ड की हम बात कर रहे हैं? तो 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड कौन से साल का? तो 2025 का। ठीक है जी, आइए तो उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें आपको दोस्तों। महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि हमारा बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का नया बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है विजयी बैच। पीआरटी का बैच 999 रुपए में, टीजीटी यानी 6 to 8 और 9, 10 दोनों का पूरा बैच थ्योरी क्लास के साथ 80 नंबर वाला भी थ्योरी 999 में, और 11 12 का भी बैच जो है 999 रुपए में उपलब्ध है। इसके अंदर में एक कवच बैच आपको फ्री मिल रहा है, जहां पर टीचर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी क्लास के अंदर में एमसीक्यू करवाएंगे, और एनसीईआरटी का नया नोट्स भी मिलने वाला है। और ये ऑफर जो चल रहा है, इस ऑफर का लाभ उठाएं, और एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस विशेष स्क्वाड की शुरुआत की है? जैसे हमारे यहाँ बिहार में क्या है? तो बिहार में डायल 112 है ना। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि दिल्ली पुलिस ने किस चीज की शुरुआत की है? निर्भया स्क्वाड की, शक्ति वाहिनी की, शिष्टाचार स्क्वाड की, या सुरक्षा दल की? आपसे पूछ रहा है कि किस चीज की स्टार्टिंग की गई है। हाँ जी, संगम सबका सेम है। किस चीज की स्टार्टिंग की गई है? तो आपको बताना है कि ये कौन सा चीज का स्टार्ट किया गया है, कौन सा नया बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों। अभी अभी जरा एक बात और कमेंट करके बताइए कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? जरा सभी लोग कमेंट कीजिए, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। और अगर हम बात करें तो ये महिला मुख्यमंत्री में कौमी महिला है, महिला मुख्यमंत्री में ये कौमी महिला है, जरा ये भी कमेंट करके बताइए। ये कौवे नंबर की महिला है, तो आपको जरा कमेंट करके बताइए। यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये क्या हो जाएगा? तो आप भी जानते हैं, शिष्टाचार स्क्वाड। क्या हो जाएगा? शिष्टाचार स्क्वाड। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी जिलों में शिष्टाचार दस्ते गठन करने शुरू कर दिए हैं। इन छेड़छाड़ विरोधी दस्तों का उद्देश्य सक्रिय गश्ती, औचक निरीक्षण और सार्वजनिक संपर्क के माध्यम से उत्पीड़न को रोकना है। यह पहल रोकथाम, हस्तक्षेप और पीड़ित सहायता पर केंद्रित है, जिससे महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाया जाएगा, है ना। उसके बाद प्रत्येक जिले के अंदर में कम से कम 2 दस्ते होंगे, जिनकी निगरानी सीडब्ल्यू सेल करेगा और एसीपी के द्वारा की जाएगी। प्रत्येक दस्ते में 1 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर, 4 महिला अधिकारी, 5 पुरुष अधिकारी और 1 तकनीकी कर्मी वाहन चोरी निरोध दस्ते के शामिल होंगे। मतलब दिल्ली के अंदर में महिलाओं के लिए
दिल्ली के अंदर में दोस्तों क्या है, तो दिल्ली के अंदर में महिलाओं के लिए एक विशेष शुरुआत की है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो मैंने अभी अभी बताया रेखा गुप्ता हैं जी। कौन है, रेखा गुप्ता। एग्जाम में पूछेगा कि रेखा गुप्ता महिलाओं में कौमी मुख्यमंत्री हैं, तो याद रखिएगा फोर्थ चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है, तो ये फोर्थ चीफ मिनिस्टर हैं, चौथी हैं। तो इनके पहले 3 लोग कौन है भाई, तो इनके पहले ठीक पहले कौन थी, आतिशी थी। उसके ठीक पहले कौन महिला हुआ करती थी, शीला दीक्षित का नाम सुना होगा आपने। उनसे पहले सुषमा स्वराज हुआ करती थी। तो ये सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, उसके बाद आतिशी, और चौथी नंबर पे ये कौन है, तो रेखा गुप्ता है दोस्तों, रेखा गुप्ता है। याद रहेगा। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे 4 मुख्यमंत्री यहां पे, तो पहला सुषमा स्वराज की बात करेंगे आप। सुषमा स्वराज रही थी, कुछ ही दिन के लिए रही थी। दूसरा नंबर पे शीला दीक्षित रही थी दोस्तों, शीला दीक्षित रही थी। तीसरे नंबर पे कौन, तो आतिशी रही थी दोस्तों, आतिशी रही आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की। और चौथे नंबर पे कौन बनी है, तो रेखा गुप्ता बनी है दोस्तों, रेखा गुप्ता बनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। यहां पर मैंने आपसे वादा किया, आइए 5 करंट अफेयर को देखते हैं। और आज डे कौन सा है, डे 1 आउट ऑफ 40 है, मतलब अगले 40 दिन में पढ़ लीजिए। मिशन 40 दिन, 1 साल का करंट अफेयर, थोड़ा थोड़ा रोज देंगे। आज पहला दिन है। आइए बात करते हैं 5 करंट अफेयर की, और वो भी करंट अफेयर्स दोस्तों मार्च 2024 नहीं 2025 तक अपडेटेड है दोस्तों, अपडेटेड है। पहला जो करंट अफेयर आपसे मैं पूछूंगा, ये पूछूंगा साथियों किससे संबंधित, तो इसरो से संबंधित। इसरो से संबंधित करंट अफेयर की बात होगी। सबसे पहले मुझे बताइए कि इसरो के चीफ कौन है, अभी कमेंट करके बताइए इसरो के चीफ कौन है। तो आप भी जानते हैं दोस्तों, इसरो के बारे में अभी बातचीत करते हैं। तो इसरो के चीफ कौन है, यहां पर 5-7 सवाल बनेंगे। तो वी नारायणन है। कौन है, वी, बताइएगा जरा कौन है, डॉक्टर वी नारायणन है, डॉक्टर वी नारायणन है। अब यहां से ना मैं 5 इसको 2 भागों में बांट देता हूं, नहीं बांटूंगा तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। 2 भागों में, एक को बड़ा बांटता हूं, एक को छोटा बांटता हूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऐसे बांट लेते हैं, यहां से यहां, ठीक है। ये पहला ले लिया। दूसरा आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, इसरो के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई है, इसरो का गठन किस वर्ष हुआ है। तो अगर आपसे पूछेगा कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे इसरो की स्थापना 1962 में हुई है। अब आपसे सवाल पूछेगा कि 1962 में हुआ था, तो क्या इसका ओरिजिनल नाम इसरो है, नहीं, इसका ओरिजिनल नाम क्या था, इसका ओरिजिनल नाम इनकॉस पार था। क्या नाम था, इनकॉस पार हुआ करता था। ये 1962 में बना था साथियों, और इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम परिवर्तन हुआ। और नाम कब बदला गया, तो 1969 के अंदर में 15 अगस्त को घोषणा हुई थी, और 15 अगस्त 1969 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसरो कर दिया गया। इसका नाम कब बदला गया, तो 15 अगस्त 1969 को इसका नाम बदला गया। और नया नाम क्या आ गया दोस्तों, तो नया नाम इसरो आ गया। क्या ये बात सबको याद रहेगी कि इसरो का पुराना नाम इनकॉस पार था, 1969 में इसका नाम बदला गया, और नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसरो कर दिया गया। अब आते हैं कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे होता है, मुख्यालय। कई बार एग्जाम में पूछता है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कहां पर है दोस्तों, तो बेंगलुरु में है दोस्तों। कहां है, बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहां पे है दोस्तों, तो कर्नाटक के अंदर में है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसरो के चीफ कौन है, तो आप भी जानते हैं कि वी नारायणन है। कौवें चीफ हैं, ध्यान रखिएगा, तो 11वें चीफ हैं दोस्तों, 11th चीफ हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं एक और बात, अगर ये 11वें चीफ हैं दोस्तों इसरो के, तो आपसे पहला सवाल यही पूछता है कि इसरो की जब आप बात करते हैं तो भारत के अंदर में अंतरिक्ष कार्यक्रम, TRE 2 का क्वेश्चन है दोस्तों। TRE 2 में पूछा कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको कहे जाते हैं। तो जरा बताइए कि भारत में जब अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक की बात आएगी तो किसका नाम लिया जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। यहां पे तीसरा हुआ ना, चौथा, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है, जरा कमेंट करके बताइए। तो विक्रम साराभाई का जनक किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे सभी लोग कमेंट करेंगे किसको कहा जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और यहीं से एक और सवाल बनता है दोस्तों, डॉक्टर विक्रम साराभाई। आपसे यहां पर 5 सवाल बनते हैं और मैं और 5 सवाल पूछूंगा, चाहे टाइम जितना लगे, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ाने आए हैं तो हम घड़ी देखकर नहीं पढ़ाते हैं, है ना। पांचवा एक सवाल बनता है साथियों कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, विक्रम
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे है? नंबर 1। छठा क्वेश्चन बनता है, इसको आप समझ जाएंगे ना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लिखा है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? यू आर राव अंतरिक्ष केंद्र कहां पे है? यू आर राव अंतरिक्ष केंद्र आपसे पूछेगा भारत के अंदर में यू आर राव अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, तो यह भी आपको बताना पड़ेगा। एक और सवाल आपसे बनेगा कि सतीश धवन स्पेस सेंटर, खूब सुना होगा आपने नाम, खूब सुना होगा आपने नाम, आप भूल भी गए होंगे, मैं याद दिला देता हूं। सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो आपसे पूछेगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत में कहां पर है। उसके अलावा साथियों आपसे क्या पूछेगा? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहां पर है, जिसको सैक कहा जाता है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहां पर है, आपसे पूछेगा कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहां पर बनाया गया। ये नया नया बना है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है ना, तो आपसे पूछेगा। लास्ट एक और बता दीजिए यहां पर, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहां पे है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहां पर है? संवेदन केंद्र कहां पर है? तो ये आपसे 9वां सवाल जो यहां से बनेगा। आइए उत्तर देना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, एक काम करते हैं ना, बाद में ना आपको याद नहीं रहेगा, इसको डिटेल ही लिख देते हैं यहां पे, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट रुक जाओ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जरा कमेंट करके बताइए मुझे, कमेंट अभी तो मैंने नहीं देखा है कि आपने क्या कमेंट किया है, तो मुझे बताइए सबसे पहले कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ना, विक्रम, बहुत अच्छा, विक्रम साराभाई है तिरुवनंतपुरम में। कहां पे है? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम के अंदर में, तिरुवनंतपुरम के अंदर में है। यू आर राव अंतरिक्ष केंद्र, तो यू आर राव अंतरिक्ष केंद्र कहां पे है? बेंगलुरु के अंदर में है। कहां पे है? बैंगलोर के अंदर में है, बैंगलोर के अंदर में है। उसके बाद सतीश धवन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, श्री हरिकोटा में है। कहां पे है? श्री हरिकोटा के अंदर में है दोस्तों, श्री हरिकोटा में है। उसके बाद पूछेगा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहां पर है, तो अहमदाबाद में है दोस्तों। कहां पे है? अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है। अगला सवाल आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहां पे है, तो हैदराबाद में है दोस्तों। कहां है? हैदराबाद में है। अब यहां से एक को सवाल नहीं बचा, आप में क्या गलती है, आप में और हम में क्या अंतर है। आप क्या करते हैं कि आप जब ये पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तो आ चुका है टीआरई में, 4 पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं, है ना, और ये बाकी 4 को छोड़ देते हैं, और एग्जाम में यही चारों में से पूछ देता है। शशि सर का काम है कि हमने जब जिम्मेदारी ली है तो पूरी ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी लिए हैं, और ईमानदारी बस इतना ही है कि जब पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे। समझ में आई बात? तो आराम आराम से भी पढ़ाएंगे और पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए, भारतीय सरकार द्वारा वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक की बात कर रहा है। जैसे फिनटेक का मतलब क्या हो गया कि वैसी फाइनेंस की कंपनी, फिनटेक का मतलब क्या होता है कि फाइनेंस कंपनी जो क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। जैसे गूगल पे, गूगल पे क्या है? एक तरह का फाइनेंस कंपनी है। फोन पे क्या है? एक तरह का फाइनेंस कंपनी है। पेटीएम क्या है? एक तरह का फाइनेंस कंपनी है। लेकिन जब ये फाइनेंस कंपनी टेक्नोलॉजी का साथ लेती है तो वो फिन और टेक जुड़ जाता है, तो उसको फाइनेंस वाले को फिन कहते हैं और टेक्नोलॉजी का साथ लिया तो टेक कहते हैं, इसलिए उसको फिनटेक कहते हैं, है ना। तो फिनटेक क्षेत्र में नियामक चुनौतियों से निपटने और दीर्घकालिक विकास रणनीति तैयार करने के लिए किस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? राष्ट्रीय फिनटेक विकास परिषद, अंतर मंत्रालय उद्योग समिति ऑन फिनटेक, डिजिटल वित्तीय नियामक बोर्ड, या वित्तीय सेवाओं की तकनीकी समिति। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अंतर मंत्रालय उद्योग समिति ऑन फिनटेक। इस बात को ध्यान रखेंगे, सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अब आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने फिनटेक क्षेत्र में विनियामक चुनौतियों को हल करने और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने के लिए अंतर मंत्रालयी उद्योग समिति की स्थापना की है। इस समिति की अध्यक्षता वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के सचिव करेंगे। समिति का उद्देश्य बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं उद्योग और पर फिनटेक के प्रभाव का मूल्यांकन करना, विकास में बाधाओं की पहचान करना और वैश्विक सर्वोत्तम विनियामक प्रथाओं का अध्ययन करना है। मतलब आपके काम को ज्यादा से ज्यादा आसान करना इसका काम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये फिनटेक कंपनी है और इसके लिए क्या नाम दिया गया है, तो अंतरराष्ट्रीय मंत्रालय उद्योग समिति ऑन फिनटेक। हमने आपसे वादा किया है 40 दिन में पूरा करंट अफेयर आपको याद कराएंगे। ये टॉपिक नंबर कौन सा है, तो ये टॉपिक यहां पे ना एक लिखवा दूंगा कल से, है ना, कल से यहां पर
एगो लिखवा दूंगा बोर्ड में, है ना। टॉपिक नंबर 4 है ये टॉपिक नंबर क्या है, 4 है। और हमने आपसे वादा किया है 5 करंट अफेयर, और वो भी कब तक का, तो मार्च 2025 का अपडेटेड। अब सुनिएगा दोस्तों, अब सुनिएगा, अगला ना यहां पे टॉपिक ही पूरा उठा लेते हैं। एक टॉपिक है जिसका नाम है IFFA अवार्ड, आईफा अवार्ड जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, आईफा अवार्ड की बात करते हैं 2025। आइए दोस्तों, हम किसकी बात करेंगे, तो यहां पे टॉपिक नंबर 4 है हमारा आईफा अवार्ड दोस्तों, आईफा अवार्ड 2025। हम लोग नया वाला बात करेंगे, आईफा अवार्ड 2025। तो सबसे पहले तो आईफा अवार्ड 2025 की जब हम बात करेंगे तो ये कहां आयोजित हुआ, कब आयोजित हुआ, कौवा संस्करण था और आयोजक कौन था, 4 बातें पता होनी चाहिए। तो इसका आयोजन हुआ साथियों 8 से 9 मार्च 2025 को। एकदम नया करंट अफेयर, पुराना पुराना नहीं, धाए धाए पढ़ेंगे। दूसरा पूछेगा कि आयोजन कहां हुआ, तो सभी लोग कमेंट करेंगे जयपुर राजस्थान के अंदर में। कहां हुआ, जयपुर राजस्थान। अच्छा, मेरा ये कहना है ना कि थोड़ा 2 मिनट ज्यादा टाइम लगे, अगर 4000 लोग लगभग लाइव हैं, मेरा एक बात बताइए, मैं कहता हूं कि 5 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन ऐसे लिख लिख के पढ़ाएं ना, क्योंकि पीपीटी का इस्तेमाल करेंगे ना तो याद नहीं हो पाएगा आपको क्लास में। और हम चाहते हैं कि क्लासे में याद हो जाए, भले 10 मिनट ज्यादा लग जाए। आप 1 घंटा की जगह 1.25 घंटा पढ़ लीजिए, वो मंजूर है, लेकिन 40 दिन का ये जो मिशन लिए हैं हम लोग, इस मिशन को सक्सेसफुल कर देना है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं, तीसरा आपसे पूछेगा कि कौवा संस्करण है, तो याद रखेंगे सभी लोग, कमेंट कीजिए 25वां संस्करण है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोनों काम कर दीजिएगा। आपसे पूछेगा कि इसका आयोजक कौन है, तो आयोजक साथियों IIFA है, इंटरनेशनल फिल्म इंडियन फिल्म एकेडमी। इसका आयोजक कौन है, इसका आयोजक कौन है, तो अंतरराष्ट्रीय, इसका आयोजक कौन है, तो अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी जो है इसका क्या करती है, तो हर साल आयोजन करती है। अब यहां से ना साथियों 5 सवाल एग्जाम के अंदर में बनेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया ब्रीफ। यहां से भी सवाल बनेंगे, जैसे यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है और ये 4 हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां से 5 अलग क्वेश्चन। सबसे पहला क्या बनेगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। 2-3 सवाल तो पहले, सबसे पहले यहां पे बेस्ट लिख देता हूं, हिंदी में उतना टाइम लगेगा। बेस्ट अभिनेता, और रुकिए, आजकल एगो नया फैशन चल गया है, एग्जाम में आजकल बेस्ट अभिनेता नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जानते हैं, एग्जाम में पूछ रहा है बेस्ट सहायक अभिनेता। असिस्टेंट वाला नहीं आते हैं, जो जूनियर लोग होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक अभिनेता या सहायक अभिनेत्री। को एक्टर और को एक्ट्रेस कहा जाता है। तो दोनों को एक जगह बता दीजिए, है ना, दोनों को एक जगह बता दीजिए। तीसरा आपसे क्या पूछेगा, बेस्ट तो रहेगा ही, बेस्ट सहायक अभिनेत्री रहेगा, बेस्ट क्या रहेगा, तो बेस्ट पहले अभिनेत्री कर लीजिए। बेस्ट अभिनेता पूछ लिए तो बेस्ट अभिनेत्री बताइए किसको अवार्ड मिला है। चौथा बताइए बेस्ट सहायक अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है, सहायक अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है। इसके अलावा बेस्ट निर्देशक, नेक्स्ट कौन सा, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आपसे पूछेगा। 5वां आपसे पूछेगा कि बेस्ट निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है। देखिए, पूछने को तो हम यहां कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे आपसे हम पूछ सकते हैं कि यहां पर बेस्ट सिंगर का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट सिंगर फीमेल का अवार्ड किसको मिला है, नहीं समझ रहे हैं, बेस्ट गीतकार किसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ कहानी का अवार्ड किसको मिला है। लेकिन उस फर्जीवाड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है, ठीक है ना। अरे यार, PDF फ्री में अपलोड है भाई। सुनीता, तुम मूर्ख हो क्या सुनीता, काहे परेशान हो, PDF जो है PDF फ्री में उपलब्ध है, ठीक है ना, ध्यान रखना। पेड बैच वालों के लिए ठीक है, उनके लिए भी। अब सुनिए, सबसे पहले बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है, तो कार्तिक आर्यन को मिला है। किसको मिला है, कार्तिक आर्यन को। एग्जाम में पूछेगा कि कार्तिक आर्यन को किस फिल्म के लिए मिला है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे भूल भुलैया 3 के लिए, है ना। किसके लिए मिला है, भूल भुलैया 3। एग्जाम में यही सब गलती होता है ना, इतना ज्यादा अवार्डे मिल जाता है। सहायक अभिनेता का बात करेगा तो रवि किशन, बिहार के भोजपुरी वाले हैं ना, रवि किशन, जय महाकाल, उन्हीं को मिला है लापता लेडीज के लिए। किसको मिला है,
रवि किशन को मिला है। किसके लिए मिला है? तो लापता लापता लेडीज के लिए। इसी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? लापता लेडीज को मिला है। अभिनेत्री के अंदर में बेस्ट अभिनेत्री नीतांशी गोयल को मिला है। किसको मिला है? नीतांशी गोयल को। और नीतांशी गोयल किस फिल्म की हैं? तो नीतांशी गोयल जो है लापता लेडीज की हैं। लापता लेडीज की हैं। अब जाके फिल्म हमको लगता है देखना ही पड़ेगा, है ना। अभी तक हम फिल्म तो देखते नहीं हैं। अब सुनिए, बेस्ट असिस्टेंट एक्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे या सहायक अभिनेत्री की बात करेंगे तो जानकी बोढ़ीवाला को मिला है। किसको मिला है? जानकी बोढ़ीवाला को। और ये जानकी बोढ़ीवाला जो है, ये जानकी बोढ़ीवाला किस फिल्म के लिए मिला है? तो बोढ़ीवाला मिला शैतान फिल्म के लिए, ध्यान रखिएगा, जानकी बोढ़ीवाला। और ये किस फिल्म के लिए मिला है? तो ये शैतान मूवी के लिए मिला है दोस्तों, शैतान के लिए। नेक्स्ट, बेस्ट डायरेक्टर फिर से मिलेगा लापता एबिलिटीज के लिए शाहरुख खान की पत्नी किसको? किरण राव को। किसको मिलेगा? किरण राव को। किस फिल्म के लिए? तो लापता लेडीज के लिए। ठीक है, इतना याद रहेगा सभी लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सभी लोगों को इतना याद रहेगा? अच्छा, एक और सवाल यहां पर पूछ सकता है, जानते हैं क्या? सोचिए क्या मिल सकता है आपसे। यहां पर पूछ सकता है कि बेस्ट परफॉर्मर इन निगेटिव रोल, या वो भी छोड़ दीजिए, भारत में अपने सिनेमा में योगदान के लिए ऋतिक रोशन के बाबूजी राकेश रोशन को उत्पान मिला है। भारतीय सिनेमा, भारतीय फिल्म जगत में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पुरस्कार मिला है ना। तो छठा, भारतीय फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसको अवार्ड मिला है? तो हमारे ऋतिक रोशन के पिताजी राकेश रोशन को मिला। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ये आपका टॉपिक नंबर 4 है। हमने आपसे वादा किया है कि 40 दिन में, आज डे 1 है, 1 साल का करंट अफेयर पूरा, आज पहला दिन है, डे 1 आउट ऑफ 40, और वो भी डेली करंट अफेयर के साथ। ये नहीं कि डेली करंट अफेयर छोड़ देंगे, डेली वाला तो पढ़वे करेंगे और ये भी थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते चलेंगे। ठीक है ना जी? सभी लोगों को क्लियर है? चलिए, एक महासंग्राम बैच लॉन्च किया गया है। तो आपके कोई भाई बहन हैं जो बिहार पुलिस का नया वाला आया है, उसकी तैयारी करते हैं, तो 26 मार्च से एक नया बैच है। ऑफर सीमित समय तक है। मात्र 51 रुपए के अंदर में पूरी बिहार पुलिस की तैयारी है। पूरा बिहार पुलिस का तैयारी है। ऐप पर यह क्लास उपलब्ध है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अपने गांव में 12वीं पास बच्चे को जरूर बता देंगे, 12th पास बच्चे को आप जरूर बता देंगे। नेक्स्ट कह रहा है विश्व गौरैया दिवस। क्या पूछ रहा है? कह रहा है विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 20 मार्च को, 15 अगस्त को। तो स्पैरो डे अभी अभी मनाया गया है, आपको पता है। और कब मनाया गया है? तो आज ही मनाया जाएगा। कौन सा आज तारीख है? तो आज। रोज की पीडीएफ ऐप पे डलवा दीजिए भाई मेरे। रोज की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डलती है, आप जाके टेलीग्राम देखें तो सही, आप टेलीग्राम देखिए तो सही, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आप ही लोग बताइए कि करंट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 मार्च हो जाएगा। यहां पर एक और अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगा, अभी देखिएगा। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 2010 में हुई है। 2010 में नेचर फॉरएवर नामक पक्षी संरक्षण संगठन ने इसकी शुरुआत की थी। इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो इस दिन का उद्देश्य गौरैया की घटती आबादी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए प्रयासों को प्रोत्साहित करना। कई लोग तो गौरैया जो है मार देते हैं, कई लोग गौरैया को क्या करते हैं? तो इसको मार देते हैं, है ना। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे कब से मनाया जा रहा है? तो 2010 से मनाया जा रहा है। और ध्यान रखेंगे कब मनाया जाता है हर साल? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे कीड़ों और कीटों को खाकर उनकी आबादी को नियंत्रित करती है और साथ ही परागण और बीज फैलाव में भी योगदान देती है, जिससे जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। जरा एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए तो कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है?
जरा कमेंट बॉक्स में, हम नहीं बताएंगे, आप ही बताइए। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी डे, विविधता दिवस कब मनाया जाता है, विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जरा कमेंट करिए और कमेंट कर बताइए, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताइए। अब आइए एक करंट अफेयर का टॉपिक लेते हैं। टॉपिक नंबर कौन सा, तो टॉपिक नंबर 5। हमने आपसे वादा किया है दोस्तों, 400 टॉपिक पढ़ाऊंगा और कहानी खत्म हो जाऊंगा। तो आइए बात करते हैं 5 करंट अफेयर की, और अलग से यही वाला तो मेन माल है। मेल माल कौन सा है, तो यही वाला है, ध्यान रखिएगा, अपडेटेड। अब यहां पर एक नया टॉपिक ले लेते हैं हम आपसे, और एक नया टॉपिक कौन सा ले लेते हैं, एक काम करते हैं, अभी अभी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई है और यहां से एग्जाम में सवाल भी पूछे जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई है, तो ये टॉपिक नंबर 5 है। विश्व, यहीं बीच में ही लिख लेता हूं, है ना, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा। विश्व आर्थिक मंच बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक हुई है। कौन सी हुई है, 55वीं वार्षिक बैठक हुई है। और ये बैठक कब हुई है, तो 2025 में हुआ है। और इसी बैठक से संबंधित मैं आपसे सवाल पूछूंगा। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछूंगा कि इसका आयोजन कब हुआ, कहां हुआ और थीम क्या था। कब हुआ, सबसे पहले बताइए कि कब हुआ, दूसरा बताइए कि कहां हुआ, और तीसरा यहां से एक ही सवाल और बनेगा कि थीम क्या था। ये तीनों आप कमेंट कीजिए, ठीक है। एक हमने आपसे पूछ लिया विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक, दूसरा एक बताइए अभी अभी क्वाड की बैठक हुई है, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, ठीक है ना। तो आप जरा बताइए नेक्स्ट, यहां पर टॉपिक, अगला टॉपिक ले रहा हूं मैं आपसे। अगला टॉपिक है कि क्वाड की जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है 2025 में, है ना, तो ध्यान रखिएगा 9th क्वाड के विदेश मंत्री की बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक कब हुई है, 2025 में। यहां पर ना 2 सवाल एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। ये तो हुआ ही कि कब हुआ, कहां हुआ, बैठक की मेजबानी किसने की और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो सबसे पहले यहां पर सवाल बनेगा कब हुआ, दूसरा कि कहां हुआ, ठीक है, और तीसरा कि बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया, बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी कि भारत का प्रतिनिधित्व कौन था इस बैठक में। चौथा क्वेश्चन यहां पूछेगा कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। आइए आंसर देते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाली बात कर लेते हैं। विश्व के अंदर में जो आर्थिक मंच की बैठक है, ये कब से कब हुई थी। टेलीग्राम में ओपन नहीं होता है, सारे पेड बैच वाले यही कमेंट करिए, सर देख नहीं रहे हैं। देख लिए भाई सुमन पांडे जी, देखेंगे काहे नहीं, ये बताइए काहे नहीं देखेंगे। मेरा टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि जब ये क्लास खत्म हो जाए तो शाम तक, शाम में 6 बजे इसी के कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में डेली का डेली पीडीएफ का लिंक जो है पिन कर दीजिएगा, ठीक है। अब छोड़िए इन्ने उन्ने का लफड़ा, डेली शाम में 6 बजे कर दीजिएगा, ठीक है। आज का पीडीएफ जो है शाम 6 बजे अपडेट कर दीजिए। सुनिए कब दोस्तों, तो 20 से 24 जनवरी, 20 से 24 जनवरी। अच्छा और पहले ही कर दीजिएगा आप, आपकी मर्जी, आप अभी कर दीजिए भाई, एडवांस में कर दीजिए। 20 से 24 जनवरी कहां बैठक हुई है, तो ये हुआ है दावोस में। सभी लोग कमेंट करेंगे, दावोस लिखिए सभी लोग। दावेस कहां पे है, तो स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में है। हमारी भी सपना है, आपका भी सपना होगा जाना। अब दूसरा सुनिए, दूसरा आपसे पूछेगा कि इसका थीम क्या है, तो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग इसका थीम है ना। इसका थीम क्या है, तो बुद्धिमान लोगों के लिए, या लोग भी लिख सकते हैं और लोगों के लिए भी लिख सकते हैं, युग भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें वो आप लिख सकते हैं ना। बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। अब सुनिए, अब 9th क्वाड का विदेश मंत्री का बैठक कहां हुआ, कब हुआ। तो सबसे पहले कब हुआ, तो यह हुआ 21 जनवरी 2025 को।
कहां हुआ? अमेरिका में हुआ। कहां हुआ? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के अंदर में हुआ। कहां हुआ? वाशिंगटन डीसी में हुआ। वाशिंगटन डीसी कहां है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अमेरिका की विदेश मंत्री कौन है भाई? अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया था। किसने किया था? मार्को, जरा बताना किसने किया था? मार्को रूबियो ने किया। मार्को रूबियो ने। एग्जाम में पूछेगा भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया, तो बताइए भारत के विदेश मंत्री कौन है? जरा कमेंट करके बताइए। डॉक्टर एस जयशंकर हैं। एस जयशंकर। देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं ना केवल आपको हल्का हल्का करंट अफेयर नहीं पढ़ा सकता हूं, क्योंकि हमने ठाना है कि सारा क्वेश्चन एग्जाम में लड़वा देना है, ठीक है। तो हम आए रोज इजी इजी करंट अफेयर पढ़ाएं, नहीं हो सकता है। जो करंट अफेयर है वो पूरा करंट अफेयर की तरह पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जो करंट अफेयर है वो करंट अफेयर की तरह ही पढ़ाऊंगा मैं। करंट अफेयर है जो करंट अफेयर की तरह ही पढ़ाऊंगा, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। समझ में आ रही बात? ठीक है। आप सोचिएगा कि हल्का हल्का पढ़ा दें, तो वो नहीं होगा। हम पढ़ाएंगे तो पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि भाई मेरा भी तो इज्जत है ना। जब मैंने आपसे कह दिया कि मिशन 40 दिन है, 1 साल का करंट अफेयर, तो ये जो लिखवा रहा हूं ना, ये पूरा धीरे धीरे पीछे चलता जाऊंगा। जनवरी 2025, दिसंबर 2024, नवंबर 2024, अक्टूबर 2024, रोज रोज थोड़ा 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 देके आपको मैंने कहा है कि 40 दिन में, आज कौन सा दिन है? तो आज पहला दिन है ना। थोड़ा थोड़ा रोज देंगे, टॉनिक देते रहेंगे, आप लेते जाइएगा। कह रहा है समर्थ कार्यक्रम जिसे 19 मार्च 2025 को लॉन्च किया गया, किस क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए एक उन्नत इंक्यूबेशन कार्यक्रम है? क्या पूछ रहा है कि किस क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए उन्नत इंक्यूबेशन कार्यक्रम है? आपसे पूछ रहा है कि उन्नत इंक्यूबेशन कार्यक्रम है। जरा कमेंट करके बताइए कि किस क्षेत्र के लिए उन्नत कार्यक्रम है। ठीक है। न्यू बैच कब शुरू हुआ है? न्यू बैच शुरू हुए थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन अब कोई न्यू बैच नहीं आएगा। कितना न्यू बैच आएगा? रोज रोज न्यू बैच थोड़े आते रहेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीकॉम और आईटीसी यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने। लेकिन आप सुनिए मामला क्या है। दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, भारत सरकार के स्वायत्त टेलीकॉम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सी डॉट ने समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम का पहला चरण शुरू किया है। समर्थ है क्या भाई? तो समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम विशेष रूप से टेलीकॉम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, साइबर सुरक्षा, 5G 6G तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम टेक्नोलॉजीज में काम करने वाले स्टार्टअप्स और इनोवेशन करने वाले लोगों को क्या करेगा? तो समाधान नहीं करेगा, उनको सहयोग देगा। देखिए जब भी इंक्यूबेशन सेंटर की बात होती है, तो इंक्यूबेशन सेंटर जहां भी आपको दिखे तो याद रखिएगा, ये स्टार्टअप को मदद करने, स्टार्टअप को बड़ा करने, स्टार्टअप को हर तरह से सहयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर गेट नहीं खोल रहा है ऑफलाइन बैच का, किस सेंटर का नहीं गेट खुला है भाई? किस सेंटर का गेट नहीं खुला है बताइए? ठीक, अब सुनिए, यहां पर हम लोग फिर बात करेंगे टॉपिक नंबर कितना? तो टॉपिक नंबर है 6। और यहां पर मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा। मैं किस सेंटर का नहीं खुल रहा? गोपाल मार्केट। मैं अभी फोन लगा रहा हूं गोपाल मार्केट में। ठीक है, ऐप पर ही बोर्ड पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, यहां पर आप 5 करंट अफेयर बताइए। पहला, सबसे पहला क्या है कि बीएसएनएल, चूंकि टेलीकॉम से जुड़ा हुआ है, तो बताइए कि बीएसएनएल के हेड कौन है?
दूसरा एक होता है MTNL, दिल्ली के अंदर में, यही वाला क्वेश्चन आया था ना पिछली बार कि MTNL के हॉल हेड कौन है। तीसरा क्या बताइएगा, WHO के महानिदेशक कौन है। हेलो, कहाँ का गेट नहीं खुला है? तो मुंशी जी फोन नहीं उठा रहे हैं क्या? बात कर रहे हैं, रखिए। रुकिएगा 1 मिनट के लिए, आप लिखते चलिए, आप अपना लिखिए। चौथा यूनिसेफ, पांचवा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपको ILO नहीं मन है तो आप सार्क बता दीजिए, भारत का संबंध है सार्क से। सार्क बता दीजिए कि सार्क के हेड कौन है। फोन लगा रहे हैं मुंशी जी को, जो लोग भी ऑफलाइन वाले हैं रुक जाइए, नीचे तो पूरा भीड़ हो गया होगा, जाम हो गया होगा गेट, है ना। सुनिए, BSNL के हेड कौन है? तो BSNL के हैं रॉबर्ट जे रवि। कौन है? रॉबर्ट जे रवि। नेक्स्ट MTNL के कौन है? तो सुनील कुमार। नेक्स्ट WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टोडोस आधानोम। कौन है? टेडोस। यूनिसेफ के महानिदेशक कौन है? तो कैथरीन रसेल, अमेरिका की हैं, प्रमुख हैं। टेक्निकल टीम में से जो भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कृपया गोपाल मार्केट सेंटर के अंदर में जो मुंशी जी हैं उनको कॉल कर लें। बच्चा बाहर बैठा हुआ है, वेट कर रहा है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, गेट अभी तक नहीं खुला है, भीड़ हो जाएगा बहुत ज्यादा। सार्क दक्षेस कौन है? तो मोहम्मद गुलाम सरवर। एग्जाम में पूछेगा कि मोहम्मद गुलाम सरवर जो हैं, ये मोहम्मद गुलाम सरवर किस देश के हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये मोहम्मद गुलाम सरवर जो हैं ये बांग्लादेश के हैं दोस्तों। कहां के हैं? बांग्लादेश के। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 6। नेक्स्ट, आतंकवाद के बढ़ते खतरे और उन्नत तकनीकों के उपयोग से निपटने के लिए रक्षा सचिव ने किस बैठक में सहयोगात्मक और क्रियान्वित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है? तो अभी आपको ही पता है कि अभी आसियान की रक्षा मंत्रियों की बैठक चल रही है, और आसियान की जो रक्षा मंत्रियों की बैठक चल रही है उसी बैठक में यह कहानी किया गया है। संघाई सहयोग संगठन G20 रक्षा मंत्रियों की बैठक, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आसियान रक्षा मंत्री की बैठक, है ना। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार, कल से ना इस कंटेंट को भी कम कर देंगे, इसमें से भी ना 1-2 पैराग्राफ हटा देंगे, जितना एग्जाम के लिए डायरेक्ट काम का है उतना ही डालेंगे, है ना। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ने 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित साथियों 14वीं ADMM प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप के ऑन काउंटर टेररिज्म बैठक के दौरान अपने मुख्य भाषण में कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर दृढ़ है। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है? कि हम आतंकवादी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हालत में हम क्या करेंगे? तो आतंकवादी गतिविधियां जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वो कहना चाहता है, यही वो कहना चाहता है। ठीक है, फोनवा उठा ही नहीं रहा है मुंशी जी। खुला है जी गेट, गोपाल मार्केट का गेट खुला है कि नहीं? खैर चलिए, यहां पर अगला टॉपिक लेते हैं, और अगला एक इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक लेंगे, है ना। ये कौन नंबर टॉपिक होगा? 7वां टॉपिक होगा। और ये 7वां टॉपिक जो है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक हम आप लेने वाले हैं अभी, है ना। पूरा टॉपिक तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। टॉपिक नंबर 7 हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। किसके बारे में? लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। लैपटॉप में क्लास दे दीजिए, ऑफिसर एकेडमी का क्लास लैपटॉप में चलता है, लेकिन एक ही जगह चलेगा, आप जितना कॉपी पेस्ट मारिएगा कोई फायदा नहीं होगा, है ना। हम लोग अगला जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में।
5-6 सवाल हैं। सबसे पहला है कि ये चुनाव का क्रम क्या है, तो याद रखिएगा इसके क्रम की बात करेंगे तो ये 18th है, यानी 18वां चुनाव है दोस्तों, 18वां चुनाव है। कितने चरणों में कराया गया, कितने चरणों में यह चुनाव हुआ, तो आप भी जानते हैं कि यह चुनाव 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ। चुनाव आयोग ने इसके लिए टैगलाइन लिया था। क्या टैगलाइन था, टैगलाइन क्या था इसका जरा बताइएगा। इसका टैगलाइन क्या था, चुनाव का पर्व देश का गर्व, यही था ना, चुनाव का पर्व देश का गर्व, चुनाव का पर्व देश का गर्व, यही था। ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन कौन था। 3 तरह के आइकॉन थे यहां पे, है ना। पहला आपसे पूछेगा, एक सेकंड, ये हो गया क्रम, ये हो गया चरण, ये हो गया टैगलाइन। चौथा आपसे पूछेगा राष्ट्रीय आइकॉन कौन थे, बताइए जरा कमेंट करके, राष्ट्रीय आइकॉन किसको चुना गया था बताइए। दूसरा बताइए युवा आइकॉन किसको चुना गया, युवा आइकॉन। और दिव्यांगों के लिए, फिजिकली हैंडिकैप्ड के लिए, दिव्यांग के लिए कौन सा चुना गया, दिव्यांगों के लिए कौन आइकॉन मिला, ठीक है। अच्छा 6 हो गया। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें हैं, सीटों की संख्या कितनी है, कुल सीट। बिहार के अंदर में सीटों की संख्या कितनी है, और हमारा पड़ोसी राज्य यूपी है, यूपी के अंदर में कितनी है बताइए, कमेंट कीजिए सभी लोग, हम भी देखें जरा, हम भी कीजिए। आफ्ताब का मैसेज आ गया, खुल गया है सर, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, थैंक यू आफ्ताब भाई, खुल गया ना, चलिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आइकॉन सचिन तेंदुलकर को बनाया गया, किसको बनाया गया है, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है पहला। युवा आइकॉन, यूथ आइकॉन आयुष्मान खुराना को बनाया गया, किसको बनाया गया, आयुष्मान, आयुष्मान खुराना को बनाया गया। तीसरा दिव्यांग एक महिला है शीतल देवी को बनाया गया, किसको, शीतल देवी को। कुल सीटें कितनी हैं, 545 हैं। इसका ब्रेकअप कैसे है, तो राज्यों के अंदर में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर में, तो राज्यों में 524 और यूटी में 19 है, ध्यान रखिएगा, राज्यों में 524 और यूटी में 19 है। और दू आपको पता ही है कि कहां गायब हो जाता है। बिहार में कितना, जगह नहीं बच रहा, छोड़ो। बिहार में कितना, 40, यूपी में कितना, 80। नेक्स्ट, हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के तहत सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित चौथा हाफ मैराथन में कितने प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। काफी बड़े स्तर पर कराया गया है, भारत में पहली बार कराया गया है और बहुत बड़े स्तर पर कराया गया है ना। क्या कमेंट आ रहा है, वो बड़ा ऊपर में कमेंट है कुछ, हम लेट से बैच खरीदे हैं, कैसे तैयारी करें। अब लेट से बैच खरीदे हैं तो गलती आप में है, लेट किए हैं तो गलती आप में है ना, कि गलती हम में है, ही बताइए, गलती किस में है, आप में है कि हम में है, आप ही बताइए। करा देंगे उत्पादक में मोनू कश्यप जी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1072। केंद्रीय सिविल सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड सीसीएससीबी के द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तत्वाधान में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से 16 मार्च को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चौथी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना था। मैराथन में 3 श्रेणियां थी, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, जिसमें 10 वर्ष से 60 वर्ष के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। ये पहला ऐसा मौका था जहां पे 1072 धावकों ने इस हाफ मैराथन में भाग लिया, और जिसमें से 823 पुरुष और 239 महिलाएं हुआ करती थी। आइए, टॉपिक नंबर कितना है हमारा, टॉपिक नंबर दोस्तों 8 है। कल से ना ये टाइप करवा देंगे यहां पे, है ना, कल से यहां पर क्या करवा देंगे, टॉपिक नंबर 8। अब आइए बात करते हैं 5 करंट अफेयर की जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां पे ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, यहां पे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं मार्च 2025 तक का अपडेटेड। जैसे
पहला क्वेश्चन ये बताइए, आप पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भारत नहीं दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहां किया गया है। दुनिया का पहला, ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला 3D मस्जिद, 3D मस्जिद समझ रहे हैं ना, 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण। कहां अनावरण किया गया है, जरा बताइए कि इसका अनावरण कहां किया गया है। दुनिया का पहला 3D मस्जिद का जो अनावरण है वो कहां किया गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां बनाया गया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे, यही सब एग्जाम में याद आएगा क्वेश्चन, और आएगा तो आप जो है, आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। आयुर्वेदिक कैफे। अच्छा, तीसरा एक सवाल बनाइए कि भारत का यूपीआई जो है वो पहला यूरोपीय देश कौन है जो भारत का गूगल पे, फोन पे, भारत पे को स्वीकार कर रहा है, यानी भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला देश। भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन है। कमेंट करके बताइए। चौथा चौथा बताइए कि देश का पहला एआईसीटी कौन बनेगा। देश का पहला एआईसीटी, कमेंट अभी नहीं देख पा रहा हूं भाई, है ना। देश का पहला एआईसीटी कौन बनेगा। एक और कमेंट में बता दीजिए, कुछ हल्का और पूछ दूं, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है पूछ दूं। मंगल ग्रह पर जो रोवर है, उस रोवर को संचालित करने वाली पहली महिला का नाम क्या है, भारतीय महिला कौन है। मंगल ग्रह है, वहां रोवर है, उसको संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला, संचालित करने वाली प्रथम भारतीय महिला बताइए तो जरा देखते हैं। 5 में से एक आध वो सवाल तो छपिए जाएगा। सबसे पहला 3D मस्जिद सऊदी अरबिया, कौन। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली के अंदर में। भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला देश फ्रांस। देश का पहला एआईसीटी लखनऊ बनेगा, उत्तर प्रदेश, नवाबों का शहर लखनऊ। और मंगल रोवर संचालित करने वाली प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता कृष्णामूर्ति, कौन, डॉक्टर अक्षता कृष्णामूर्ति। तो बताइए, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद सऊदी अरेबिया, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली, भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला प्रथम यूरोपीय देश फ्रांस, भारत का पहला एआईसीटी लखनऊ, और भारत का मंगल ग्रह पर रोवर को संचालित करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन, तो प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए, हाल ही में इंडिया एआई मिशन के किस फाउंडेशन के साथ मिलकर एआई समाधान विकसित करने, ये तो हम बता चुके हैं ना, बिल गेट्स, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और भी आया था 2-3 दिन पहले, ये 2-3 दिन पहले आया था, इसी से संबंधित करंट अफेयर्स था, इसी से संबंधित था कि नहीं था, तो हम लोग वहां पे उसको डिस्कस कर चुके हैं। किए हैं कि नहीं किए हैं बताइए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
इंडिया एआई मिशन जल्द ही गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित समाधान विकसित करेगा, जिसका उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सशक्त बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, और अश्विनी वैष्णव कौन है? रेल मंत्री देश का कौन है, जरा बताना। अच्छा, रेल मंत्री ये सब ना कल करवा दूंगा, अभी छोड़ो, पढ़ाया नहीं है हमको, पूछना नहीं है हमको, सब कुछ पढ़ा देना। हमको ऐसा मान के चलना है कि आपको कुछ नहीं आता है, हमको ये मान के चलना है कि आपको ये भी नहीं पता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है ना। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि एआई तकनीक के जरिए इन क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए यहां पर टॉपिक नंबर 9 लेते हैं और 5 करंट अफेयर की बात करते हैं, वो भी मार्च 2025 का अपडेटेड। और आज कौन सा दिन है? तो डे 1 है। और मैंने आपको कहा है, मैंने आपको क्या कहा है? मैंने आपको कहा है दोस्तों कि किसी भी हाल में आपको पूरा 40 दिन में करंट अफेयर पिछले 1 साल का डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ कर देते हैं, ठीक है भाई। आपको सर पहली एआई फिल्म इरा, हाँ बिल्कुल, पहली एआई टीचर आयरिस, बिल्कुल। पहला एआई बैंक का स्टाफ बता दीजिए, पहला एआई न्यूज एंकर। देखो हमको छेड़ोगे ना तो हम रेल देंगे, हमको एआई पे आप आइए में फाइटर जी, तो हम 5 गो और सवाल का जवाब दे देंगे। पहली आप एआई फिल्म पूछे, पहली एआई टीचर पूछे, हम पूछेंगे पहला एआई बैंक इंप्लीमेंट करने वाला कौन, बैंक का स्टाफ कौन, बैंक का बॉट का नाम क्या था। फिर हम आपसे पूछेंगे पहला एआई एंकर कौन, दुनिया के अंदर में पहला एआई एंकर कौन, दूसरा हम आपसे पूछेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हम आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ एसके चौहान जी, एक टॉपिक है, पढ़ा देंगे, एक दिन के अंदर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल करंट लिखना ही है। और जो आदमी करंट का आपका जो भी ये जितना भी हम हाथ से लिख रहे हैं नोट्स, जितना हम हाथ से लिख रहे हैं अपने कॉपी में लिखिए, और आप हमको इंस्टाग्राम पर टैग करिए। जो बेस्ट नोट्स दिखेगा हमको @शशि सरन सर ऑफिशियल पर, है ना, शशि सरन सर ऑफिशियल पर आप मुझे टैग करिए। जो बेस्ट नोट्स करंट अफेयर का दिखेगा उसको कुछ ना कुछ प्राइज दिया जाएगा, है ना। आप कहिएगा तो कोर्स फ्री में दे देंगे, आप कहिएगा तो नगद पुरस्कार दे देंगे। और हर संडे को 7 दिन का चेक करेंगे, लेकिन आपको 7 दिन का नोट्स लगाना होगा। टैग कर दीजिएगा हमको, आप टैग करिएगा 7 दिन का। सुनिए, छोड़िए, हटाइए, यहां पर ना पहले इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं। आइए मंत्रालय की ही बात कर लेते हैं, लेकिन हम आपसे थोड़ा अलग अलग मंत्रालय पूछेंगे। जैसे मान लीजिए आपको रक्षा मंत्री तो पता ही है कि कौन है, आप जानते हैं ना कि रक्षा मंत्री कौन है, तो हम नहीं पूछेंगे आपसे। हम आपसे अच्छा अच्छा मंत्रालय पूछेंगे। जैसे सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि महिला एवं बाल कल्याण कौन मंत्री हैं देश के अंदर में, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? यहां पे लिख लीजिए केंद्रीय मंत्री। अब केंद्रीय मंत्री 3-4 दिन लगेगा, बहुत लंबा लिस्ट है ना। तो आप बताइए कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। दूसरा आप बताइए कि एमएसएमई मिनिस्टर कौन है। तीसरा आप बताइए कपड़ा मंत्री कौन है। चौथा बताइए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग किसके पास है। पांचवा के बाद छठवा बताइए कि संसदीय कार्य मंत्री कौन है या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है ना। यहाँ पे जगह है, एक आध को और बढ़ा लेते हैं। जैसे एक मंत्रालय है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, है ना। या वो छोड़ दीजिए, लंबा हो जाएगा। कोयला मंत्री कौन है? कोयला एवं खनन मंत्री बोलते हैं ना उसको। चलिए, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री 2 दिन पहले बताया था अन्नपूर्णा देवी। कौन है? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा 2-3 तरह से लिखाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला अन्नपूर्णा ऐसे लिखाता है, बहुत लोग अभी वो स्मृति ईरानी मार देता है। एमएससी एमएनी मिनिस्टर कौन है? जीतन राम मांझी हैं, बिहार से आते हैं। कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है, बिहार से आते हैं।
खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? चिराग पासवान है, बिहार से आते हैं। संसदीय एवं कार्य मंत्री या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं। कौन है? किरण रिजिजू हैं। और कोयला मंत्री तो याद रखिएगा जी किशन रेड्डी हैं। विजयी बैच है, आपको पता है मेरे दोस्तों कि विजयी बैच के अंदर में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। पीआरटी का बैच 999, टीजीटी 999 और पीजीटी का भी 999 है। आपको पता है कि इस बैच के अंदर में कवच बैच फ्री दिया जा रहा है, एनसीईआरटी का नोट्स फ्री दिया जा रहा है। ऑफर जो है अभी वैलिड है, आप 999 रुपए पे करके अभी भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अभी भी मजबूत नहीं है तो वैसी परिस्थिति के अंदर में चूकिए मत, नहीं तो अफसोस रह जाएगा आपको, है ना। इसलिए चूकिए मत, आपको क्या रह जाएगा? तो अफसोस रह जाएगा। अपनी तैयारी को आज ही शुरू कीजिए द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में रेलटेल ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ आईटी और आईटीसी सेवाएं प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? तो रेल विभाग ने क्या किया है? क्या लिखा है? कुछ एक कमेंट लिखा है कोई। सर आप पेड बैच में भी पढ़ाते हैं, आपकी आवाज बहुत इफेक्टिव है, तो काहे नहीं पढ़ाएंगे भाई? हमारे कोचिंग है, हम नहीं पढ़ाएंगे? हमारे कोचिंग हमें नहीं पढ़ाएंगे, आप ही बताइए। ठीक है। ओएनजीसी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल। आपको पूछ रहा है कि रेलटेल ने किसके साथ किया है? तो एनएचपीसी के साथ किया है दोस्तों। किसके साथ? एनएचपीसी। देखिए, हाल ही में रेलटेल ने एनएचपीसी लिमिटेड के साथ आईटी और आईसीटी की सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते को रेलटेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सीएमडी संजय कुमार और एनएचपीसी के सीएमडी राजकुमार चौधरी की उपस्थिति में साइन किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एनएचपीसी यानी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एनएचपीसी के साथ क्या किया है? तो ये टाई अप किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना। अब देखिए 5 करंट अफेयर, यहां पर टॉपिक नंबर 11 है। 5 करंट अफेयर पूछता हूं और वो भी मार्च 2025 तक का अपडेटेड दोस्तों। मार्च 2025 तक का क्या? अपडेटेड। ठीक है। पहला, अब यहां पर बात आई थी किसकी? एनएचपीसी की। एनएचपीसी की बात आई थी ना। अब मुझे सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन बता दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन, कि डब्ल्यूटीए में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है ना। डब्ल्यूटीओ में भारत का अस्थाई प्रतिनिधि, परमानेंट मेंबर में पूछ रहा हूं, अस्थाई प्रतिनिधि कौन है? अभी अभी नया नियुक्त हुआ है ना, नया बना है ये आदमी, है ना। प्रतिनिधि कौन है? अच्छा, जब डब्ल्यूटीओ का बात बता ही रहे हैं कि यहां पे अस्थाई प्रतिनिधि कौन है, तो एक संस्था और भी है, संयुक्त राष्ट्र, जिसको यूनाइटेड नेशन कहते हैं आप। तो मुझे बताइए कि यूएन में, यूनाइटेड नेशन में भारत का अस्थाई प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तीसरा, ब्रिक्स का नाम सुने हैं? ब्रिक्स बैंक। तो आप बताइए कि ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? सब 2025 वाला बताइएगा, मतलब आज का बताइएगा। अपडेटेड मतलब अभी तक, आज तक में कोई बदलाव नहीं हुआ। अच्छा, 14 बताइए कि डब्ल्यूटीओ का तो नाम सुन लिया आपने, तो डब्ल्यूटीओ के अंदर में भारत के राजदूत कौन है? और 5वां लास्ट आप मुझे बताइए, क्या बताइएगा? नेशनल हाउसिंग बैंक बताइएगा या फिर यूरोपीय देश में पहले अश्वेत नेता कौन है? यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता, काफी चर्चा में था अभी, है ना, काफी चर्चा में था। यूरोपीय देश के प्रथम अश्वेत नेता कौन? अब देखिए, ये सब करंट अफेयर लल्लन टॉप करंट अफेयर नहीं है। अब ये सब करंट अफेयर ना आपको बाउंसर टाइप का लगेगा, लेकिन आपको एग्जाम के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प। तो डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं ब्रजेंद्र नवनीत। कौन है? ब्रजेंद्र नवनीत। दूसरा पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन में कौन है? तो पर्वत नेनी हरीश हैं। कौन है? पर्वत नेनी हरीश हैं।
तीसरा, ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष, ये तो आप बता दीजिएगा, डिल्मा रूसेफ हैं। कौन है? डिल्मा रूसेफ। चौथा आपसे पूछेगा कि WTO में भारत के राजदूत कौन है? तो सेंथिन पांडियन है। कौन है? सेंथिन पांडियन। अब देखो, पांड्यन ना कई जगह कई तरीके से लिखा रहता है ना, कहीं पे पांड्यन है, कहीं पे पांडियन है, तो बहुत जगह अलग अलग जगह से। यूरोपीय देश के प्रथम अश्वेत नेता, याद कर लीजिएगा, वॉन गेथिंग है। कौन है? वॉन गेथिंग है। सेन वॉर्न हुआ करते ना, वॉन गेथिंग। अब ना 4 क्वेश्चन और हैं, अब डिस्कशन नहीं लेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अब डिस्कशन नहीं लेंगे, धाएं धाएं करा देंगे डिस्कशन। 10 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने डिटेल में ले लिया है ना। हाल ही में NIIT विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया को, राजीव कुमार को, अमिताभ कांत को, विभव कांत उपाध्याय को। आपसे पूछ रहा है कि किसको जो है NIIT विश्वविद्यालय जो है उसका क्या बनाया गया? चांसलर बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमिताभ कांत को बनाया गया। किसको बनाया गया है? अमिताभ कांत। सब लोग ना सी मत कमेंट किया करो यार, मेरे क्लास में ना ABCD मत करो, मेरे क्लास में लिखो अमिताभ कांत, है ना। ये करंट अफेयर की क्लास है, ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है। NIIT विश्वविद्यालय यानी NU के पूर्व नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत को अपना नया चांसलर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 10 मार्च 2025 से प्रभावी हुई है। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन का स्थान लिया है। मतलब ये जो साहब है अमिताभ कांत, ये नीति आयोग के पहले CEO थे। इस नीति आयोग के CEO को क्या बना दिया गया? तो अभी जो है NIIT का क्या बना दिया गया? चांसलर बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में असम सरकार ने 500 करोड़ रुपए के अक्षय ऊर्जा और बायोगैस परियोजनाओं के लिए किस कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? टाटा पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, रिलायंस न्यू एनर्जी, हेज 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, हेज 5। यानी असम सरकार ने 500 करोड़ रुपए के साथ अक्षय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है। और रीन्यूएबल एनर्जी में, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा कि रीन्यूएबल एनर्जी के लिए ये पूरा का पूरा कहानी हुआ है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेज 5। असम सरकार ने हेज 5 मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत राज्य में नवीनकरणीय ऊर्जा और संपीड़ित बायोगैस CBG परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। 500 करोड़ रुपए के इस निवेश का उद्देश्य असम में स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाना और 100 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है ना। ये बैच की जानकारी है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC में संयुक्त सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अब आप यहां पे एक करंट अफेयर बता सकते हो कि प्रीति सूदन का UPSC से क्या संबंध है ना। आप बताइए कि प्रीति सूदन का UPSC से क्या संबंध है? कौन है भाई? संजय मल्लिक, अनमोल गुप्ता, अनुज कुमार सिंह, विवेक तिवारी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुज कुमार सिंह। भारतीय रेलवे सेवा के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के अधिकारी अनुज कुमार सिंह को केंद्रीय कार्मिक योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग UPSC दिल्ली में संयुक्त सचिव यानी निदेशक स्तर के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का तक या अगले आदेश तक जो पहले हो जारी रहेगा। 2009 बैच के IRSSC अधिकारी सिंह को रेलवे मंत्रालय की सिफारिश पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए चुना गया था। उनकी नियुक्ति के बाद उन्हें तुरंत UPSC के कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, इनका संबंध, प्रीति सूदन का संबंध किससे है? तो आप भी जानते हैं UPSC से। कोई पूछेगा टाटा ट्रस्ट के हेड कौन है? तो नोएल टाटा है। उसी प्रकार से इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो होता है ना, सौर गठबंधन, उसके कौन है? तो आशीष खन्ना है। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो ये सब अगली क्लास में ले लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 1-1.25 घंटा का क्लास कर चुके हैं और 10 डिटेल डिस्कशन ले चुके हैं। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कृषि सर्वोत्तम प्रथाओं यानी एग्रीकल्चर बेस्ट प्रैक्टिसेस की शुरुआत की है? तो वो कौन है? मणिपुर है, असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, नागालैंड वो राज्य है। नागालैंड ने क्या किया है? तो एग्रीकल्चर के बेस्ट प्रैक्टिसेस की शुरुआत की है। देखिए क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच ने चुमुके दीमा जिले के कुकी डोलोंग गांव में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ये पहला PM देव आयनी परियोजना के तहत किसान जुटान और जागरूकता कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 18 मार्च को दीमापुर जिले से की गई थी, है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट, आज का करंट अफेयर खत्म होता है। हमारे क्लास की एक और परंपरा है कि हम आज, जैसे आज का पढ़ा दिए, 20 तारीख है ना, आज 20 का तो हमने करंट अफेयर पढ़ लिया, तो हम 19 तारीख वाला करंट अफेयर क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। हम इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं कराएंगे। गजब मौसम है, एसी आप बंद करो ना तो गर्मी लगने लग रहा है। सर हम बिहार पुलिस का बैच बाई कर रहे हैं, क्या सर जीके जीएस ठीक हो जाएगा? हमारे गांव में सिर्फ आपके बैच का चर्चा है। गांव गांव बोल रहा है राकेश जी, शहर शहर डोल रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धुआं उड़ा के पढ़िए और बस पढ़ते रहिए और भरोसा रखिए, ऑफिसर एकेडमी जो झंडा उठाता है वो झंडा को नीचे गिरने नहीं देता। ठीक है, अब कॉपी पेस्ट मत करिए भाई। चलिए अगले 5 मिनट के अंदर में, उससे पहले ये जानकारी, विजयी बैच, जिनको भी टीचर वाला बैच खरीदना है वो नाम देख के लीजिएगा, नहीं तो बाद में ना टीआरई का बहुत सारा बैच है, एगो न्यू बैच के नाम से है उसको मत लीजिएगा, एगो ओल्ड बैच है उसको मत लीजिएगा, एगो अगस्त बैच है उसको मत लीजिएगा। ये तीनों बैच पुराना हो गया। आप कौन सा बैच खरीदिएगा? विजयी बैच। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके क्रू मेंबर किस स्पेसक्राफ्ट से भारत पर लौटे हैं? तो याद रखिएगा किसके हैं, एलन मस्क की कंपनी के क्रू ड्रैगन से हैं। क्यूएस 2025 की विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत के कितने प्रमुख शैक्षणिक संस्थान 50 स्थान में पाने में? आईएसएम धनबाद 1 नंबर पे है। कितने संस्थान है भारत के? 9 हैं। इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष मिशन के लिए कौन कौन से हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर चिप विकसित किए हैं? तो मैंने आपको बताया था कल ही के क्लास में, विक्रम 3201, ध्यान रखिएगा, विक्रम 3201, विक्रम 3201, याद रहेगा ना? हाँ ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में इंटेल ने अपने नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इंटेल के नए सीईओ कौन बने हैं? लिप बू टैन बने हैं। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के विकास और आर्थिक सुदृढ़ता को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर सीड कार्यक्रम शुरू किया है? तो कल ही बताया है, प्रशांत क्षेत्र में। बिहार पुलिस का ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन, और ये कितने में शुरू हो रहा है? 599 रुपया में। एडमिशन आज से कल तक में बंद हो जाएगा क्योंकि हमारे पास सीटें नहीं है। तो आप अगर किसी को जानते हैं, आपके गांव का कोई है जो ऑफलाइन हम लोग से पढ़ना चाहता है, तो ऑफर फीस का लाभ उठा सकता है हमारे मुसल्लापुर हाट सेंटर पर। एक और तरीका हो सकता है, मान लीजिए अभी आप पटना नहीं आएंगे क्योंकि बैच शुरू होगा 26 तारीख से, 26 मार्च से, तो आप गांव पर हैं और अभी एडमिशन लेना चाहते हैं कि हमारा सीट रख लीजिए, तो इस नंबर पर फोन करके गूगल पे, फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हैं और अपना सीट रिजर्व करा सकते हैं। ठीक है, विजयी बैच के बारे में बता दिया मैंने। ऑनलाइन बैच है बिहार पुलिस का, ये भी बता दिया है आपको। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी युवा विकासम योजना की शुरुआत की है? तो किसने किया है भाई? तो तेलंगाना ने किया है। किसने किया है? तेलंगाना ने। नेक्स्ट, डॉक्टर सेनक लॉन्ग यानी सेनका यार्डेन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो आपको ही पता है कि ये विज्ञान और शिक्षा से जुड़े हुए थे, विज्ञान और शिक्षा से। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमन ताई ने लॉन्च किया है, यानी वित्त मंत्री ने। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला मंदिर कहां बनाया गया है? तो आप भी जानते हैं इसका उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया था और यह भिवंडी में बनाया गया है। नेक्स्ट, डॉक्टर लक्ष्मी वेणु को टैफे के किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर लक्ष्मी वेणु जो है टैफे के उपाध्यक्ष बनी हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं। रक्षा खुफिया एजेंसी डीजेडीआई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये साहब किस देश में गए हैं? ऑस्ट्रेलिया में गए हैं। भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर अनुप्रिया पटेल, जो हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है ना। आधिकारिक सांख्यिकी आंकड़ों के लिए गैर परंपरागत डेटा स्रोतों पर विचार मंथन कब आयोजित किए जाएंगे? तो आपको पता था कि कल नहीं, आज आयोजित किए जाएंगे, 20 मार्च को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक ने हाल ही में किस भवन का उद्घाटन किया है? तो आपको ही पता है, एसएन बोस भवन का उद्घाटन किया गया है। भारत के दौरे पर हैं ये। बिहार पुलिस का ये बैच है, ऑफलाइन बैच है, 599 रुपए में। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई आपका गांव का है तो ले सकता है। इसकी जो है ना, हम लोग चेक करेंगे कि इसमें बिहार पुलिस का बच्चा होना चाहिए, है ना। तो बिहार पुलिस के बच्चे की निशानी क्या है कि 25 साल से कम उसका एज होता है। ये शिक्षक भर्ती का बैच है, ये ऑनलाइन 51 रुपए का है। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास वरुण 2025 का कौन सा संस्करण? तो वरुण 2025 का 23वां संस्करण है। नेक्स्ट,
7 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कुल कितने बैंक खाते खुल गए हैं? तो 55.02 करोड़ खाते खुल गए हैं। हाँ भाई, बिहार पुलिस में ठीक हो जाएगा आपका। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। रात 9 बजे मुलाकात होगी अपने मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास के साथ। यहीं पे मिलते हैं। कल सुबह पुनः मुलाकात होगी डेली करंट अफेयर सीरीज में। और याद रखिएगा, हमने आपसे वादा किया था, मिशन 40 दिन, 1 साल का करंट अफेयर, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे। और आज पहला दिन कौन सा था? 1 आउट ऑफ 40। हमने 10 टॉपिक आज पढ़ा है और 40 दिन में हम 400 टॉपिक पढ़ लेंगे। रोज 10 टॉपिक पढ़ेंगे, 40 दिन में 400 टॉपिक। एक टॉपिक के अंदर में हम एवरेज 7 सवाल करते हैं। 400 इंटू 7, 2800 बात होता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा जो करंट रोक लेगा आपका। ध्यान रखिएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, दावा।